नमस्कार, मैं हूं सबा शाहिद शेख। न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पीएम मोदी के नाम का डंका बज रहा है। दरअसल पीएम मोदी COP28 समिट में शिरकत करने के लिए दुबई पहुंचे, जहां पीएम मोदी के नाम के नारे लगने लगे। जी हाँ, वहां पर हर हर मोदी के नारे लगे, साथ ही अब की बार 400 पार के भी नारे लगे। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, कुमार गौरव जी। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। तो अब की बार 400 पार के क्या मायने? देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री का एक जलवा है, देश में भी है, क्योंकि जितने चुनाव परिणाम आए हैं 14 का ले लीजिए, 19 का ले लीजिए, उसमें प्रधानमंत्री का जनाधार बढ़ा है और सबसे मजबूत और बड़े बहुमत के साथ आने वाले प्रधानमंत्रियों में और मजबूत फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना जाता है, याद किया जाता है। जाहिर सी बात है, विदेश की भी अगर बात करें तो आपने इससे पहले G20 का जब कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था या उससे पहले जब भी प्रधानमंत्री विदेश गए हैं, वहां अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें बॉस कहते हैं, उनका ऑटोग्राफ लेने आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री की काफी तारीफ होती है दुनिया भर में। देश में तो है ही, सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर का टैग उन्हें मिला हुआ है। इसी तरह जब वो कल विदेश पहुंचे हैं और वहां क्लाइमेट चेंज कार्यक्रम में अपना संबोधन देने के लिए गए हैं, इस दौरान उनके 4-5 स्पीच है और कई सारी मीटिंग्स है, मतलब एक दिन में कई सारे काम वो कर रहे हैं। जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो ये देखने को मिला है कि जब भी प्रधानमंत्री का विदेश दौरा होता है तो खासकर नरेंद्र मोदी एक चीज का ध्यान रखते हैं कि जहां भी वो जाए, अगर उनके पास समय है तो इंडियन कम्युनिटी के साथ मीटिंग का एक कार्यक्रम वो रखते हैं। जहां समय नहीं होता वहां इंडियन कम्युनिटी चाहे तो एयरपोर्ट पे उनसे मिलने आती है या वो जिस होटल में ठहर रहे होते हैं वहां आती है। तो कल का भी वही वाक्य है। प्रधानमंत्री के चाहने वाले खासकर भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं वो वहां पे पहुंचे और वहीं पे नारा लगा हर हर मोदी और उसके बाद अब की बार 400 पार। जाहिर सी बात है, देश में अभी चुनावी माहौल चल रहा था और कल आखिरी वोटिंग हुई है, 3 तारीख को काउंटिंग्स होंगे, लेकिन आगे अभी जो फ्यूचर चुनाव के हिसाब से अगर सोचेंगे तो लोकसभा सबसे बड़ा जो मई के आसपास होना है अगले साल, तो जाहिर सी बात है एक मोमेंटम बन रहा है। देश में तो बन ही रहा है राजनीतिक तौर पे, विदेश में भी जो जब प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं तो वहां उनके पक्ष में उनसे प्यार करने वाले जो लोग हैं जो उनसे मिलने आते हैं वो उनके पक्ष में नारेबाजी करते हैं। और इसी तरह से कल जो नारा लगा कि अब की बार 400 पार, जरूर ये दिखता है कि विदेशों में जो नारा लगता है उसका भारत में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा। वो तो विदेश में रहते हैं, वहां यहाँ तो वोट करने आते नहीं, लेकिन है इसका उल्टा। क्योंकि अपने देश में खासकर अगर आम लोगों का कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है तो उसकी बात लोग सुनते हैं और बार बार जब भी प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं और वहां उनके समर्थन में जब बात होती है, भारतीय समुदाय उनके समर्थन की बात करता है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो लोग वहां रह रहे हैं विदेश में, उनके घर परिवार के लोग जो इंडिया में हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन पे भी होता है और इसका इलेक्टोरल फायदा प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है और हर जगह ये देखने को मिलता है। और इसलिए शायद प्रधानमंत्री देश में जहां भी घूमते हैं, एकदम कहा जाता है कि 24x7 पॉलिटिशियन है, लेकिन विदेश जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे भी तो वहां भी इंडियन कम्युनिटी को साथ रखते हैं, ताकि वहां से भी जब निकले तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस कार्यक्रम के लिए गए हैं उसका तो एक मैसेज अलग जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाता है। लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिशियन है तो हमेशा चुनाव और राजनीति को दिमाग में रखते हैं, इसलिए इंडियन कम्युनिटी से मिलते हैं और जाहिर सी बात है जो मिलने आते हैं वो उनके सपोर्टर होते हैं और इसलिए उनके पक्ष में नारेबाजी होती है। और यही कल भी देखने को मिला है और आगे चुनाव है, इसलिए एक मोमेंटम जो देश के अंदर तो बन ही रहा है, विदेश से भी अगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस तरह की बात आएगी, मोदी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये जो नारेबाजी होती है उसका इम्पैक्ट यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स पे भी पड़ता है और दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा और एक्सेप्टेड चेहरा है देश में भी और विदेश में भी। तो इसी के तहत ये होता है और खासकर सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहां भी वो जाए इंडियन कम्युनिटी के साथ एक इंटरेक्शन उनका जरूर हो, क्योंकि उसका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लाभ भी है और एक तरह से कनेक्ट बना होता है जो भारतीय हैं उनका देश के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जाकर मिल रहा है। तो जी बिल्कुल। तो क्या 2024 का चुनाव नजदीक है तो बीजेपी में कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी मोदी सरकार ही होगी? देखिए जाहिर सी बात है, एक बात जरूर आप कह सकती हैं कि जो दुबई में नारा लगा कि अब की बार 400 पार, क्या जमीन पे वो स्थिति है?
देखिए, लोकसभा चुनावों के दृष्टिकोण से अगर सोचेंगे तो जिस तरह से विपक्ष एकजुट हुआ है, आप कह सकते हैं हुआ है, क्योंकि बीच में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे उसमें कहीं भी विपक्षी एकता दिखी नहीं, क्योंकि उस वक्त इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के द्वारा यही कहा गया कि जब लोकसभा चुनाव आएगा तब हम साथ मिलकर लड़ेंगे, राज्यों के लिए इंडिया गठबंधन नहीं बना है। तो एक बात जरूर है कि अब जब 3 तारीख को इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद इंडिया गठबंधन अगर फिर से एकजुट होने का प्रयास करता है तो जाहिर सी बात है, ये लगता है कि एक तरफ एनडीए है जिसकी संख्या 38 दलों की है, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां हैं जिनकी संख्या 26 दलों की है, लेकिन इसमें एक अंतर है कि 26 दलों में ज्यादातर वो दल उसमें है जिनके 1 या 2 सांसद कुछ ना कुछ उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में है, यानी कि उसके सांसद है। जबकि बीजेपी का जो 38 दलों का गठबंधन है उसमें से 24 ऐसे पार्टियां हैं जिनका लोकसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन छोटे छोटे ब्लॉक्स की पार्टियां हैं, वो चुनाव में अपना वोट बीजेपी को लोकसभा के स्तर पर ट्रांसफर करती है तो उनको फायदा होता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी का टारगेट जरूर है कि पिछली बार 303 सीटें आई थी, इस बार 400 पार वहां नारा लगा है, लेकिन यहाँ इंडिया में अगर बीजेपी की बात करें तो 350 प्लस का टारगेट बीजेपी ने रखा है, प्लस 50% से ज्यादा वोट शेयर उसे मिले। इस लिहाज से बीजेपी रणनीति बना रही है, लेकिन चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो विपक्षी गठबंधन चुनौती देने के लिए तैयार दिखता है बीजेपी और एनडीए को, उसके सामने भी चुनौती है। अब सवाल यह है कि बीजेपी को कहां समस्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, तमाम हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, ये वो तमाम राज्य है जहां कांग्रेस के साथ 1-to-1 फाइट बीजेपी का होता है। और इन जगहों पे बीजेपी लोकसभा भले ही विधानसभा में हार जाती है, 18 का भी आंकड़ा अगर आप देखेंगे, 5 राज्यों में बीजेपी चुनाव हार गई थी, लेकिन लोकसभा में इन राज्यों से भी लगभग 100% सीट बीजेपी लेकर आई थी। तो चुनौती यह है कि इंडिया गठबंधन कितनी बड़ी चुनौती पेश कर पाता है प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सामने, क्योंकि विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है। इधर एक बड़ा और खड़ा चेहरा जिसको आप कह सकते हैं, बीजेपी कहती है कि खड़ा सोना है हमारा प्रधानमंत्री और 10 साल से सत्ता चला रहा है और देश को कई ऊंचाइयों पे ले गया, तो उनके चेहरे पे चुनाव होता है। एक तरफ बिना चेहरे के, दूसरी तरफ एक चेहरा है, तो ये बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव साइन भी मान सकते हैं। विपक्ष में चेहरा नहीं होना भी एक पॉजिटिव साइन हो सकता है, क्योंकि सबको लगेगा कि इस बार मेरी ही बारी है, तो सब अच्छा परफॉर्म करने का प्रयास करेंगे। तो दोनों के लिए सिचुएशन अलग अलग है। मुख्य तौर पर जो चुनौती है 1-to-1 फाइट की जो देने की बात लगातार ममता बनर्जी और शरद पवार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन एक साथ आए और 1-to-1 फाइट दे। ज्यादातर राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 1-to-1 फाइट होता है, और अभी तक के चुनाव परिणामों में पिछले 10 साल में यह देखा गया है कि वहां कांग्रेस नहीं टिक पाती है, कांग्रेस से मजबूत स्थिति में बीजेपी रहती है। मुख्य तौर पे 2 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है, जहां गठबंधन की वजह से बीजेपी को चुनौती मिल सकती है, वो है बिहार और महाराष्ट्र। बिहार और महाराष्ट्र में एक अच्छा गठबंधन है, जो कि अभी तो हालांकि बीजेपी की सरकार है, लेकिन इससे पहले वहां की गठबंधन महाराष्ट्र में सरकार गठबंधन चला रही थी शिवसेना के साथ, फिर शिवसेना में टूट हुई। वहीं बिहार में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस अलायंस है। इन 2 राज्यों के लिए बीजेपी को एक अलग से रणनीति बनाने की जरूरत है। लेकिन बाकी राज्यों में, जैसे आप 1-to-1 फाइट की जब बात होती है, वैसे भी पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो उसके सामने टीएमसी ही होती है, न ही लेफ्ट होता है, न ही कांग्रेस उस स्थिति में होता है कि उसको बीजेपी को चुनौती दे पाए। लिहाजा 1-to-1 फाइट पहले से है, लेकिन 2 राज्य महाराष्ट्र और बिहार, इन दोनों राज्यों में बीजेपी को एक बड़ी चुनौती इंडिया अलायंस से मिल सकती है। लेकिन मोटे तौर पे चेहरे के बल पे अगर आप जाएंगे, या 1-to-1 फाइट का जो परसेप्शन बनाने का एक प्रयास चल रहा है उस लिहाज से जाएंगे, या 2019 के जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स था, जो रिजल्ट आया उस पे जाएंगे, या अभी जो 23 में चुनाव हुआ, यही चुनाव 18 में हुआ था, बीजेपी को 5 जगहों पे हार का सामना करना पड़ा था, उसके परिणाम को भी अगर देखेंगे तो बीजेपी लगता है कि उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि उसके पास मोदी तो है ही, लेकिन विपक्ष के पास अभी थोड़ा समय है। विपक्ष किस तरह की चुनौती पेश कर पाती है, किस तरह से मोमेंटम बना पाती है जाति जनगणना की, तो ये सारी चीजें ध्यान देने योग्य होंगी। अगर विपक्ष एकजुट होगा तो हाँ, चेहरे पे सिकन बीजेपी के जरूर आ सकती है, क्योंकि राजनीति में जनता किसके साथ कब जाती है इसका कोई ठिकाना नहीं। हो सकता है नारा लगने के बावजूद भी, क्योंकि 2004 आपको याद होगा इंडिया साइनिंग, ऐसा लगता था कि अटल जी पूरे देश के नेता हैं और फिर से सत्ता में भारी बहुमत से आ रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद यूपीए बना था और उसके बाद 10 साल तक यूपीए की सरकार चली थी। तो राजनीति में बड़ा
उलटफेर होता है, इसके लिए सभी राजनीतिक दल तैयार भी रहते हैं, लेकिन तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। लेकिन एक जरूर एज, अभी के हिसाब से एज दिखता है चेहरे के तौर पे कि सामने एक खड़ा सोना, जिसे बीजेपी बार बार कहती है, मोदी है। विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। बाकी रणनीति और मुद्दों को जमीन पे कितना ले जा पाती है विपक्ष, इससे तय होगा कि कितना चुनौती वो एनडीए और नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष पेश कर पाता है। और अगर चुनौती देंगे तो ये जो नारा लगा है 400 पार, वो फेल होगा। और अगर चुनौती नहीं दे पाएंगे तो पिछली बार से भी हो सकता है बीजेपी की संख्या बढ़ जाए। जी, तो क्या ये इंडिया गठबंधन के डामाडोल रवैये की वजह से बीजेपी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है? देखिए, जहां तक कॉन्फिडेंस की बात है, चूंकि इंडिया गठबंधन की जो लाइन है, इंडिया गठबंधन ने बहुत बेहतर प्रयास किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी हुआ कि जो नेता एक दूसरे को फूटी आंख सुहाते नहीं थे, वो नेता भी दूसरे नेता के घर जाकर बैठक कर रहे थे। तो ये एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस लिहाज से बना था, वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से, कि बीजेपी को अगर 39% वोट मिला है केंद्र की सत्ता में आने के लिए, तो 61% उनके खिलाफ भी है, जो कि इंडिया गठबंधन के अलग अलग घटक अगर मिल जाए तो उन्हें लगता है कि 61% वोट उन्हें मिल जाएगा। लेकिन जमीन पे जब आप उम्मीदवार के तौर पे, जब आप कुछ वायदे लेकर, गारंटी, अभी कांग्रेस पार्टी गारंटी लेकर जाती है, बीजेपी मोदी की गारंटी देती है, तो किसकी गारंटी में कितना दम है, ये तमाम चीजें जनता कंपेयर करती है, चेहरा देखती है कि किसकी बात पे भरोसा करे। कोई बोल रहा है मैं चांद ला दूंगा, कोई बोल रहा है मैं सूरज ला के दे दूंगा, जो वायदे होते हैं फ्री की रेवड़ी, उस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। तो किसकी बात पे भरोसा जनता करती है, ये इससे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का फैसला होता है। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, देखिए जाहिर सी बात है, उनके सामने भी मजबूरी है कि कोई कितना त्याग कर सकता है। मान लीजिए अगर ममता बनर्जी के पास एक राज्य पश्चिम बंगाल है, गठबंधन के चक्कर में वो राज्य का त्याग तो नहीं कर सकते। लेफ्ट के पास केरल में सरकार चल रही है, गठबंधन के चक्कर में वो एक सरकार जो बची कुची है उसको भी तो त्याग नहीं देगी। तो अपनी अपनी पॉलिटिक्स राज्यों के विधानसभाओं में वो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए इसमें कोई कमजोरी उनकी है ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अभी भी वक्त है, लोकसभा चुनाव आएगा, अगर मोमेंटम बनेगा, सही मुद्दे वो तय कर पाएंगे। जितने 61% वोट की बात करते हैं या 56% खिलाफ के वोट की बात करते हैं बीजेपी के, उनको अगर एक साथ जोड़ने में वो कामयाब रहेंगे, उतनी ताकत वो लगा पाएंगे, तो जाहिर सी बात है राजनीति में कोई भी ऐसा नहीं आता कि हारने के लिए नहीं बना हो। हर पार्टी जीतती है, हर चेहरा जीतता है तो हर चेहरा हारता भी है, पार्टी जीतती है तो पार्टी हारती भी है। कितनी बड़ी चुनौती आप सामने लाके देते हैं और जनता आप पे कितना भरोसा करती है। तो अभी के लिहाज से बीजेपी इसलिए आत्मविश्वास से लबरेज है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास मोदी है और 10 साल में उसने डिलीवर किया है, देश को विदेशों में तो एक मुकाम तक पहुंचाया ही है, जमीन पे काम हुआ है, 81 लाख लाभार्थियों को फ्री अनाज दिया है और अगले 5 साल तक वो मिलता रहेगा। तो ऐसा लगता है इन तमाम काम और मोदी के चेहरे की बदौलत बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। लेकिन देखिए, राजनीति में आत्मविश्वास 2004 की तरह भी होता है, जब आप फेल होते हैं। विपक्ष कितनी बड़ी चुनौती पेश करता है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अगर बड़ी चुनौती सामने रखेगा तो बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है। चर्चा खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन को क्या समीकरण बनाना होगा जिससे वो बीजेपी को टक्कर दे पाए? देखिए, जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन का जो समीकरण है 1-to-1 कैंडिडेट की वो बात कर रहे हैं, लेकिन सब दिक्कत क्या है कि ट्रांसफर ऑफ वोट्स, अगर मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में एक साथ आ जाती है तो कितना अंतर वो ला पाएगी, सवाल ये उठता है। क्योंकि बीच में बसपा भी है, बीच में कहीं ओवैसी भी जाकर कुछ सीट पे चुनाव लड़ते हैं, तो ये अलग अलग परिस्थितियां हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो विपक्षी वोट है, ये जो भी समीकरण बना है, विपक्षी वोट जो है वो एक साथ कैसे आ पाएगा, अगर इस पर कुछ वर्कआउट कर पाए, इसके लिए सबसे अहम होता है मुद्दा। अगर मुद्दा के साथ जनता, आपके मुद्दा के साथ जनता अगर आपसे जुड़ गई तो फिर वोटों का ट्रांसफर हो जाता है। लगता है कि एक ही कॉज के लिए, मेरे लाभ के लिए तमाम पार्टियां साथ आई हैं। लेकिन अगर मुद्दे नहीं आ पाए, जनता उससे कनेक्ट नहीं कर पाई, तो आपकी सारी की सारी रणनीति धरी की धरी रह जाती है। इसलिए मुद्दा सबसे अहम है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ वोट 100% की कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता गारंटी नहीं ले सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह से एक तरफ जहां पीएम मोदी के नारे लग रहे हैं और ये भी नारा लग रहा है साथ ही कि अब की बार
400 पार। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में किसका मिशन फेल होता है और किसका पास। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड।